देखें 2019 का ये ऑनर्स का क्वेश्चन है। एक बार हम लोग सम्स को पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर सॉल्यूशन में आते हैं। ठीक है, फोन साइलेंट कर लीजिएगा अगर किसी का फोन ऑन हो तो। 2019 ऑनर्स का सम्स है ये। यस सर। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स, सम्स दिख रहा है सभी को। फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स प्रिपेयर समराइज बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019। ये आप लोग जानते हैं कि बैलेंस शीट बनाने के लिए हम लोगों के कुछ इंफॉर्मेशन सम्स में दिए होते हैं और कुछ इंफॉर्मेशन मिसिंग होते हैं। रेशियो वाले चैप्टर में रेशियो दे दिया, इसमें उन रेशियो को फॉलो करके हम लोगों को बैलेंस शीट का कुछ आइटम निकालना पड़ता है, क्योंकि बैलेंस शीट बनाना है ना। आप बैलेंस शीट का फॉर्मेट पहले भी देखे हो, उस फॉर्मेट में हम लोग कैसे लिखते हैं। बैलेंस शीट अगर लिखना शुरू करें तो पहले लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी में आपको लिखना पड़ेगा शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज के अंदर भी बहुत सारा आइटम हो सकता है ना। अब ये सारी चीजें सम्स में क्लियरली दी हुई नहीं होती है, तो हम लोग सम्स में जो इंफॉर्मेशन दिया रहता है, जो रेशियोज दिया रहता है, उसको एक एक करके यूज करते हैं, कैलकुलेशन करके पहले ये सारी चीज फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग बैलेंस शीट के फॉर्मेट में जाकर वो सारा आइटम पुट करके एक बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन में देखिए क्या क्या दिया है। और हमने आपको सिर्फ लायबिलिटीज वाला बताया, एसेट्स वाला पार्ट भी होता है। लायबिलिटीज के बाद हम लोग एसेट्स लिखते हैं, तो उसमें फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स के बाद आपका आ जाता है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स का भी पार्ट हो सकता है, इन्वेंट्रीज हो सकता है, ट्रेड रिसीवेबल हो सकता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो सकता है। तो बैलेंस शीट में जितने आइटम्स की जरूरत है हम लोग एक एक करके वो आइटम पहले फाइंड आउट करते हैं और उसके बाद फिर बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, ये रेशियो वाले में बैलेंस शीट बनाने का प्रोसेस हम लोग इस तरीके से फॉलो करते हैं। जनरली जो लोग स्टार्टिंग से क्लास में है वो लोग थोड़ा बहुत समझे होंगे, थोड़ा बहुत ही बोल रहे हैं हम। जो लोग स्टार्टिंग से हैं, 3-4 क्लास हो गया तो लोग थोड़ा बहुत समझे हैं, और जो लोग एकदम जैसे फर्स्ट क्लास आए हैं, 3-4 क्लास मिस कर दिए हैं, उनको थोड़ी दिक्कतें होंगी, लेकिन पुराने वाले क्लास आप देखोगे तो फिर वो चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अभी हम लोगों का टारगेट क्या है? हम लोगों का टारगेट है कि हम लोगों को बनाना एक बैलेंस शीट, और वो बैलेंस शीट बनाने के लिए जो जो आइटम चाहिए वो हम लोगों को पहले कैलकुलेशन करके निकालना है। ठीक है, अब देखिए इंफॉर्मेशन क्या क्या दिया है सम्स में। फिक्स एसेट्स टू नेटवर्थ दिया है 0.8:1। तो इसको जब हम लोग यूज करेंगे ना तो हम लोगों को फिक्स एसेट मिलेगा और नेटवर्थ मिलेगा। ठीक है, नेटवर्थ को हम लोग प्रोप्राइटर्स फंड भी बोलते हैं। जो लोग थोड़ा बहुत फॉर्मूला याद किए होंगे तो देखे होंगे, उसमें मैंने ये बातें डिस्कस की है। नेटवर्थ और प्रोप्राइटर्स फंड दोनों क्या चीज होता है? सेम होता है। इसके बाद करंट रेशियो दिया है, तो जो लोग पिछले दिन के क्लास में थे वो लोग देखे होंगे करंट रेशियो को यूज करके हम लोग क्या निकालते हैं? करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। ठीक है, इसके बाद फिक्स एसेट दिया है। अब आप एक बार सोच के देखिए, सम्स को देखते रहना और सोचना। पहले वाले लाइन में लिखा था फिक्स एसेट्स टू नेटवर्थ 0.8:1, दिखा? फिक्स एसेट्स और नेटवर्थ दो चीज की बातें थी, और अभी नीचे में फिक्स एसेट्स दे दिया है। तो आप समझ सकते हो किसी भी इक्वेशन में दो चीजें हैं, और उन दोनों में अगर एक तुमको बता दिया जाए तो दूसरा तो निकल ही जाएगा, है ना। कैलकुलेशन करेंगे निकल जाएगा। इसके बाद दिया रिजर्व इंक्लूडेड इन प्रोप्राइटर्स फंड 25%, मतलब प्रोप्राइटर्स फंड जितना है उसमें 25% रिजर्व है। तो हम लोग क्या करेंगे, इससे हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। प्रोप्राइटर्स फंड अगर मिल जाएगा तो उसका 25% निकाल लेंगे, तो वो हम लोगों को क्या मिल जाएगा? रिजर्व। इसके बाद एसिड टेस्ट रेशियो दिया है 3:2। एसिड टेस्ट रेशियो हम लोग जनरली यूज करते हैं क्या निकालने के लिए? इन्वेंटरीज। कैश एंड बैंक सम्स में दिया है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बोलेंगे 30,000। लॉन्ग टर्म लोन के बारे में कुछ नहीं बोला है ना, तो जरूरत पड़ा तो इसको भी निकालना पड़ेगा। और लास्ट में लिख दिया बैंक ओवरड्राफ्ट निल। तो हम लोग लास्ट क्लास के डिस्कशन में भी ये बात सुने थे कि अगर सम्स में बैंक ओवरड्राफ्ट, फिक्टिशियस एसेट्स और प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं दिया रहता तो वो ऑलवेज निल ही माना जाता है। ठीक है, तीन चीजें अगर सम्स में नहीं दी हुई हैं और कभी उसका जरूरत पड़े तो उसको क्या लिखा जाएगा? 0, निल। क्या क्या चीज? फिक्टिशियस एसेट्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस और बैंक ओवरड्राफ्ट। इसका कभी जरूरत पड़े
और सम्स में ये नहीं दिया है तो आप उसको क्या मानोगे, नहीं, कि मतलब वो नहीं है। ठीक है, अब ये इंफॉर्मेशन को देखकर हमने यहाँ पर कैलकुलेशन किया है। तो एक कैलकुलेशन आप लोग देखिएगा थोड़ा सा स्टार्टिंग से। 2019 का सम्स है हमारा ऑनर्स का, देख लेते हैं आप एक बार कैलकुलेशन, देखिएगा बोर्ड। सबसे फर्स्ट कैलकुलेशन में हम लिए जो पहला इंफॉर्मेशन दिया था, फिक्स्ड एसेट्स डिवाइडेड बाय नेटवर्थ, कितना दिया है 0.8/1। ठीक है, ये तो बहुत इजी कैलकुलेशन है क्योंकि सम्स में क्या किया, फिक्स्ड एसेट्स दे दिया। फिक्स्ड एसेट कितना दे दिया, 16 लाख। तो फिक्स्ड एसेट्स की जगह 16 लाख लिख दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई किए नेटवर्थ इंटू 0.8, है ना। और नेटवर्थ को अगर यहाँ रखें तो मल्टीप्लाई की चीज उधर जब जाती है तो डिवाइड में आ जाती है, इसलिए लिख दिए नेटवर्थ इक्वल टू 16 लाख डिवाइडेड बाई 0.8। जब आप इसको कैलकुलेटर में डिवाइड करके देखोगे आपको फिगर मिल जाएगा कितने का, 20 लाख। क्लियर है। नेटवर्थ मिल गया मतलब अपने को प्रोप्राइटर्स फंड भी मिल गया, तो जहां प्रोप्राइटर्स फंड यूज करने का बात आएगा हम लोग 20 लाख वहां पर ले। अब नेटवर्थ हम लोगों को मिल गया तो हमने दूसरा इक्वेशन लिया है नेटवर्थ को लेकर। नेटवर्थ इक्वल्स होता है फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। नेटवर्थ का 2 फॉर्मूला होता है, जो लोग पढ़े होंगे उनको शायद थोड़ा बहुत याद हो। नेटवर्थ का 2 फॉर्मूला होता है, एक होता है फिक्स्ड एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल, कहीं कहीं पे ऐसे भी लिखा रहेगा फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है, वर्किंग कैपिटल। तो नेटवर्थ का एक फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। इसका एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। समझ रहे हैं। तो जब किसी चीज की 2 फॉर्मूला है तो हम लोग ये देखते हैं कि कौन सा लेने से मेरा काम होगा। जैसे अभी हमको यहाँ पर सम्स में फिक्स्ड एसेट्स दिया हुआ है तो हम सोचे कि फिक्स्ड एसेट्स वाला फॉर्मूला लेंगे ना तब हमको कुछ काम मिलेगा। जहां शेयर कैपिटल और रिजर्व का बात आएगा वहां शेयर कैपिटल और रिजर्व वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग नेटवर्थ इक्वल टू क्या लिए, फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। नेटवर्थ अपना निकल गया 20 लाख, फिक्स्ड एसेट दिया हुआ था कितना 16 लाख, तो इसको 16 लाख को उधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा इक्वल टू वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल कितना निकल गया 4। अब वर्किंग कैपिटल जब निकल गया तो सम्स में देखिए करंट रेशियो दिया हुआ था, है ना। और करंट रेशियो के फॉर्मूला में भी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज आता है, तो इसको यूज करके अब हम लोगों को क्या मिल जाएगा, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। कैसे निकालें, वर्किंग कैपिटल आया अपना 4 लाख। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, CA माइनस CL इक्वल टू 4 लाख। अभी हम लोग CA को उधर ही रखें, CL को इधर ले आए तो CA इक्वल्स क्या आ गया 4 लाख प्लस करंट लायबिलिटीज। ठीक है, अब सम्स में जो इंफॉर्मेशन दिया था कि करंट रेशियो कितना दिया है 3/1 और करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। तो 3/1 सम्स में दिया है। CA के जगह पर हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, यहाँ पर अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 3CL इक्वल टू आ गया CA, है ना। 3CL को ऐसे ही रहने दिए और CA के जगह पर हम लोग क्या लिख दे रहे हैं 4 लाख प्लस CL लिख सकते हैं क्योंकि CA बराबर है 4 लाख प्लस CL के। तो यहाँ हम लोग लिख दिए क्या 3CL इक्वल टू 4 लाख प्लस CL। अब इस CL को अगर उधर ले जाएंगे तो ये प्लस की चीज उधर जाएगी माइनस हो जाएगी, तो 3CL माइनस CL लिखे इक्वल्स में 4 लाख है और जहां पर कुछ नहीं होता वहां 1 तो होता ही है, तो 3 में से 1 माइनस होगा तो कितना बचेगा 2। तो यहाँ पर लिख दिए 2CL इक्वल टू 4 लाख और जो उधर मल्टीप्लाई का चीज है वो इधर डिवीजन में आ जाएगा। तो यहाँ पर किया है फिर मैंने CL इक्वल टू कितना लिख दिया 4 लाख डिवाइडेड बाई 2, तो CL का वैल्यू आ गया कितना 2 लाख। और यहाँ पे इक्वेशन में तुम देखे थे कि CA इक्वल टू है 4 लाख प्लस CL, तो CA भी मिल जाएगा 4 लाख प्लस CL। CL की जगह कितना 2 लाख, है ना। तो ये जोड़कर वैल्यू कितना आ गया CA का 6 लाख। CA आ गया आपका 6 लाख और CL आ गया आपका 2 लाख। ठीक है, अब करंट एसेट्स में क्या क्या होता है सोच के देखो। करंट एसेट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो सकता है, इन्वेंट्रीज हो सकता है, ट्रेड रिसीवेबल हो सकता है ना। तो हम लोगों को अभी CA मिला है
और सम्स में एक और इंफॉर्मेशन दिया, एसिड टेस्ट रेशियो, देखिएगा एक बार दिया ना। एसिड टेस्ट रेशियो का फॉर्मूला अगर तुम्हारे दिमाग में आएगा तो तुम सोच लोगे कि अब उसको यूज करके हम लोग इन्वेंट्रीज को फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि एसिड टेस्ट रेशियो जब सम्स में दिया है और फॉर्मूला तुम याद रखे हो तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि एसिड टेस्ट रेशियो इक्वल्स CA माइनस विद इन ब्रैकेट इन्वेंट्रीज प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय CL माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। और ये फॉर्मूला जब दिमाग में आएगा तो तुम्हारा मन ये भी बोलेगा कि CA तुम निकाल चुके हो, प्रीपेड के बारे में और बैंक ओडी के बारे में बोला, ये मैंने नील हो जाता है। CL तुम निकाल चुके हो, तो तुम जब ये फॉर्मूला लोगे तो तुमको इन्वेंट्रीज पता चल जाएगा। समझ रहे हैं? तो अब देखिए पुट किए हैं कैसे। एसिड टेस्ट रेशियो 3/2 सम्स में दिया है, CA की जगह 6 लाख, इन्वेंट्रीज लिख दिया ऐसे ही, प्रीपेड नील डिवाइडेड बाय CL है 2 लाख और बैंक ओवरड्राफ्ट नील। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, 6 लाख इंटू 2 12 लाख, इन्वेंट्रीज इंटू 2 इन्वेंट्रीज इक्वल्स 2 लाख इंटू 3 6 लाख। ठीक है, इधर में -2 इन्वेंट्रीज रखें, 12 लाख को इधर ले आए तो प्लस की चीज इधर आएगी माइनस हो जाएगी। 2 इन्वेंट्रीज माइनस 6 लाख में 12 लाख माइनस हुआ तो माइनस 6 लाख होगा। आप जानते हैं दोनों साइड का माइनस कैंसिल हो जाता है, तो माइनस कैंसिल कर दिए और इन्वेंट्रीज इक्वल टू क्या आ गया, 6 लाख डिवाइडेड बाई ये वाला 2 डिवाइड में आ गया, तो इन्वेंट्रीज कितने का आ गया 3। अब ट्रेड रिसीवेबल कितना होगा, पॉइंट नंबर 4 देखिएगा ध्यान से। ट्रेड रिसीवेबल और अदर करंट एसेट्स, जैसे मान लो कोई ये भी बोल सकता है कि सम्स में तो ट्रेड रिसीवेबल का कोई चर्चा नहीं है तो क्यों उसको लिखे, तो हम लोग उसको ट्रेड रिसीवेबल की जगह पे अदर करंट एसेट भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, CA अपने को पता चल गया है, इन्वेंट्रीज निकाल चुके हैं और कैश एंड बैंक सम्स में देखो दिया हुआ है, दिखा ना, तो 6 लाख का करंट एसेट्स है, इन्वेंट्रीज कितना निकला 3 लाख और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है 30,000। तो 6 लाख में जब ये दोनों एसेट्स माइनस कर देंगे तो जो बचा हुआ एसेट्स होगा वो अदर करंट एसेट्स होगा, या उसको हम लोग ट्रेड रिसीवेबल भी बोल सकते हैं। निकल गया। अब एक लास्ट इंफॉर्मेशन यूज कर रहे, देखिएगा पॉइंट नंबर 5। सम से मेंशन किया था कि रिजर्व जो है वो आपका 25% है प्रोप्राइटर्स फंड का, रिजर्व इंक्लूडेड इन प्रोप्राइटर्स फंड 25%। ठीक है, 2 बार मैं बोल चुका हूं, तीसरी बार बोल रहा हूं। नेटवर्थ और प्रोप्राइटर्स फंड हम लोग क्या लेते हैं, सेम। तो यहाँ पर आपका निकला था ना नेटवर्थ कितने का, 20 लाख का, मतलब यही है आपका प्रोप्राइटर्स फंड। तो हम लोग कैसे लिए, रिजर्व इक्वल्स 25% ऑफ प्रोप्राइटर्स फंड 20 लाख, कितना आ गया 5 लाख का। अब देखो प्रोप्राइटर्स फंड का दूसरा वाला फॉर्मूला यूज किया, उस समय करंट एसेट और फिक्स एसेट चल रहा था इसलिए वो यूज किया गया। अभी रिजर्व की बात चल रही है तो अब प्रोप्राइटर्स फंड का रिजर्व और शेयर कैपिटल वाला फॉर्मूला लिखें। प्रोप्राइटर्स फंड इक्वल टू शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। ठीक है, प्रोप्राइटर्स फंड आप निकाल चुके हो 20 लाख, शेयर कैपिटल आपको पता नहीं है, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस आपने यहाँ पे निकाला, रिजर्व कितने का 5 लाख माइनस फिक्टिशियस एसेट सम्स में नहीं रहेगा, नहीं होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ये 5 लाख प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू शेयर कैपिटल, देयरफॉर शेयर कैपिटल इक्वल टू कितना आ गया 15 लाख। अब आपका शेयर कैपिटल आ गया कितना 15 लाख, रिजर्व कितने का आ गया 5 लाख का, कितना हो गया 20 लाख, और करंट लायबिलिटीज कितना निकला है 2 लाख, कितना हो गया 22 लाख। और एसेट्स वाला साइड सोचो, एसेट्स में तुम्हारा फिक्स एसेट सम्स में दिया हुआ है 16 लाख और करंट एसेट्स कितना निकला हम लोग 6 लाख। तो 16 लाख फिक्स एसेट दिया और करंट एसेट 6 लाख, जोड़कर कितना हो जाएगा 22 लाख। मतलब हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे तो हमारा बैलेंस शीट मैच करेगा। बस प्रेजेंटेशन देने के समय हम लोग करंट एसेट्स को तोड़ तोड़ कर दिखा देंगे, इन्वेंट्रीज अलग, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अलग, ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, तो जैसे हम लोग क्या जब पूरा वर्किंग कर लेते हैं तो माइंड में कैलकुलेशन कर लेते हैं कि अब हमको बैलेंस शीट वाला सारा आइटम मिल गया, हम लोग इसको लेकर अपना बैलेंस शीट बना सकते हैं। ठीक है, ओके, तो अभी आप लोग इसको पूरा नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। और अगर नोट कर लिए तो मैं इस साइड में बैलेंस शीट बनाना स्टार्ट करता हूँ। ये वाला पार्ट लिख लिए सब लोग।
तो इधर मिटा दे रहे हैं, है ना। चलिए लिखे, कंपनी का नाम भी दिया है, ऊपर लिख देंगे बैलेंस शीट डॉट 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 एज पर पार्ट 1 शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। उसी के हिसाब से हम लोग फॉलो करके ये बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये बार बार हम लोगों का आदत हो जाता है ठीक है बोलने का। देखा कि कुछ लोग ऐसा होता है, लोग कमेंट कर देता है ये बार बार ठीक है मत बोला कीजिए। लेकिन भाई टीचर जब पढ़ाता है ना, जब टीचर पढ़ाता है जनरली, तो उसकी आदत हो जाती है कि जैसे वो एक रेस्पॉन्स लेना चाहता है कि मेरी बात तुमको समझ में आ रही है कि नहीं, इसलिए वो कोई ना कोई एक वर्ड अपने साथ जोड़ लेता है। तो ज्यादातर लोग ठीक है ही बोलते हैं, कुछ लोग अंडरस्टूड भी बोलते हैं, है ना। नाम भी रखे थे टीचर का, लिख लें बैलेंस शीट कंपनी का नाम नहीं दिया है, ऑफ डॉट 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 एज ऑन सर कौन लिमिटेड है? दिया है बैलेंस शीट और डैश नहीं, वो कंपनी लिमिटेड है। डेट क्या दिया हुआ है 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019। हम लोग सिंपली एक पार्टिकुलर और एक अमाउंट का कॉलम कर लेते हैं। ठीक है, फॉर्मेटिंग रहेगी इस तरीके से। एग्जाम में तो लाइन खींचकर बनाएंगे, है ना। पहला क्या लिखा जाता है, इक्विटी एंड लायबिलिटी। पूरी फॉर्मेट की हेडिंग आपको नहीं लिखनी है, लेकिन जो जो आइटम हम लोगों को मिला है उस आइटम का हेडिंग लिखकर ही बनाना होगा। तो पहला हम लोगों का हेडिंग बनता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में हम लोग पॉइंट नंबर 1 लिखते हैं शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल हम लोगों ने निकाला है, वर्किंग नंबर 5 में निकाला है ना, इधर ऐसे 5 लिख देते हैं। 1 का ए ये होगा, 1 का बी में हम लोग लिखते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस 5 में ही निकला ये भी, है ना। 15 लाख का, और ये है हम लोगों का 5 लाख का। पॉइंट नंबर 2 हम लोग लिखते हैं लॉन्ग टर्म बोरोविंग। आप लोग अगर मेरी बात सुन रहे हो तो एक बात मैं बता दूं, जैसे कभी कभी ऐसा भी होता है बैलेंस शीट बनाने के समय, एक बात ध्यान में रखना, मैं फिर से बताऊंगा, रिपीट करूंगा 2-3 बार इसको, कभी दूसरे सम्स में भी, अभी एक बार बोल देना समझ लीजिएगा। जैसे मान लो सम्स में जितना इंफॉर्मेशन दिया था तुम सब यूज कर लिए, करंट रेशियो भी कर लिए, प्रोप्राइटरी रेशियो भी कर लिए, एसिड टेस्ट रेशियो भी कर लिए, वर्किंग कैपिटल भी कर लिए, ठीक है, डेटर्स टर्नओवर, डेटर्स वेलोसिटी, क्रेडिटर्स टर्नओवर, जितना रेशियो दिया था सब यूज कर लिए, और सब यूज करके तुम कैलकुलेशन करके हर एक पॉइंट निकाल लीजिए, ठीक है। वो निकालने के बाद फिर तुम बैलेंस शीट बनाने लगे। तो बैलेंस शीट में क्या हुआ, तुम्हारा एसेट साइड में सपोज करो 22 लाख आया। इसमें तो हम लोग माइंड कैलकुलेशन कर लिए ना, दोनों साइड टोटल है ना, अब तो बस लिख देना है खाली। लेकिन मान लो हम सारा सम्स का इंफॉर्मेशन यूज कर लिए और मेरा एसेट साइड में टोटल आ जाता 22 लाख, ठीक है। और लायबिलिटी साइड में जब सारा आइटम पुट करते हैं तो वैल्यू आता 20 लाख। तो ऐसा तो होता नहीं, बैलेंस शीट तो टोटल होना चाहिए, है ना। तो अगर मान लीजिए सम्स का सारा इंफॉर्मेशन आप यूज कर लिए हो, अब कोई इंफॉर्मेशन है नहीं और हमको लग रहा है कि कैलकुलेशन मेरी सही है, तो मेरा ये 2 लाख का डिफरेंस होना नहीं चाहिए। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, लायबिलिटी साइड में अगर कम आता है वैल्यू तो उसको हम लोग लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में दिखा देते हैं। मतलब ये मानते हैं कि एसेट का कितना आया 22 लाख, लायबिलिटीज में कितना आ रहा है 20 लाख,
तो 2 लाख जो घट रहा है वो हमारा क्या होगा, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। यहाँ हम लोग लिखेंगे लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स और ब्रैकेट में लिख देते हैं बैलेंसिंग फिगर कि ये बैलेंस करके बचा है, क्योंकि अब मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन यूज करने के लिए नहीं है। ठीक है, यही एक दूसरा क्वेश्चन तुम्हारे मन में आ सकता है, ये तो उल्टा भी हो सकता है, लाइबिलिटीज में 22 लाख आ जाता और एसेट में 20 लाख आता, तो ये भी तो हो सकता है। तो अगर एसेट साइड में कम आता, ध्यान रखिएगा ये बात मैं बार बार बोल रहा हूं कि सम्स का सारा इंफॉर्मेशन यूज हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो सम्स में इंफॉर्मेशन दिया हो निकालने का और तुम उसको लिए नहीं और अपने मन से लिख दिए कि लॉन्ग टर्म लोन होगा बाकी बचा हो, ऐसा नहीं है। सारा चीज आप पहले यूज कर लो सम्स का, उसके बाद अगर लाइबिलिटी साइड में बैलेंस आता है तो वो होगा लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, और अगर एसेट साइड कम पड़ गया और एसेट साइड में बैलेंस आ जाता है तो उसको हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के रूप में दिखा देते हैं, बैलेंसिंग फिगर डाल के और दोनों साइड मैच कर। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है नहीं, लेकिन हम लोग यहाँ हेडिंग लिख दे रहे हैं, और ऐसे भी जब कोई एक वर्ड लिख देते हैं ना हम लोग, तो उसको काटने से अच्छा है कि वो पूरा लिख के यहाँ पर डैश कर दें, समझे, इससे प्रेजेंटेशन आपका साफ सुथरा रहेगा। नंबर 3 हम लोग ले लेते हैं करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में हम लोगों के पास अलग अलग आइटम नहीं है, एक ही साथ हम लोगों ने निकाला था, पॉइंट नंबर 2 में शायद निकाला था, है ना, 2 लाख का पॉइंट नंबर 2 है ना, 2 लाख। टोटल 22। बी नंबर हम लोग लेते हैं एसेट्स। चलिए अब नाम क्या हो गया, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, है ना, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। लेकिन अब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट तो हम लोग अलग से निकाले नहीं है, सम्स में इंफॉर्मेशन भी नहीं था, हम लोग क्या निकाले, फिक्स एसेट्स, है ना, तो वो फिक्स एसेट्स वाला वैल्यू हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, और वो तो निकाले नहीं है, ऑलरेडी सम्स में दिया हुआ है, कितना, 16 लाख ना, तो यहाँ हम लोग लिख दे रहे हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब यहाँ लिख सकते हो दैट इज फिक्स्ड एसेट्स, कितना, 16 लाख। ठीक है, इसके बाद नंबर 2 में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट रहता है, तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट तो सम्स में कुछ है नहीं और अपना बैलेंस भी कुछ नहीं करना है, तो नंबर 2 में हम लोग लिख देंगे करंट एसेट्स, और करंट एसेट्स में पॉइंट नंबर ए लिखेंगे इन्वेंटरीज। इन्वेंटरीज शायद हमने पॉइंट नंबर 3 में निकाला है क्या, 3 में कितने का, 3 लाख का। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल पॉइंट नंबर 4 में निकाले हैं। आप अदर करंट एसेट्स भी यहाँ लिख सकते थे, 2,70,000, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये सम्स में ही दिया हुआ है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये हम लोगों का है 30,000 का, है ना, इसको भी टोटल करें 22 लाख आ रहा है टोटल। अभी आप लोग इसको पूरा एक बार नोट कर लीजिए, मन में कोई डाउट आए सम से रिलेटेड, वर्किंग से रिलेटेड, फॉर्मेट से रिलेटेड, तो आप एक बार पूछ लीजिए, मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूंगा। ठीक है, देख लीजिए।